एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सिक्स्थ सेमेस्टर का ये जो है यूनिट 2 होने वाला है पॉलिटिकल साइंस। आपकी बुक का जो नाम है वो है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। इससे पहले आपने देखा होगा कि यूनिट 1 के आपको 4 पार्ट यानी कि यूनिट 1 जो है 4 भागों में आपको कवर करवा दी गई है। ये जो आपकी वीडियो है यूनिट 2 होने वाली है जिसका ये पार्ट 1 रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले देखिए टॉपिक की बात कर लेते हैं। टॉपिक में आपको पहले बेसिक पढ़ना है और उसका इंट्रोडक्शन कि आखिरकार जैसे आपको पता है कि आपकी जो यूनिट है उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र है। तो इसका मतलब क्या होता है, हमें इसका बेसिक पढ़ना है और इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। सेकंड हमें पढ़ना है इसका सिद्धांत और इसका उद्देश्य है। तीसरा है संरचना और कार्य, और चौथा है जो इसके समक्ष जो चुनौतियां हैं या अगर पेपर में आ जाए आलोचना करने के लिए तो वो। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। देखिए आपसे हमेशा क्वेश्चन यही पूछेगा कि ये जो वैश्वीकरण का दौर है, इस दौर में ये जो यूनाइटेड नेशन है इसके सिद्धांत और उद्देश्य बताइए, या तो ये पूछ लेगा, नहीं तो आपसे संरचना और कार्य पूछेगा। और अगर मान लीजिए कि जैसे रेगुलर का पेपर आपको पता है पहले होता है ना, अगर रेगुलर में ये पूछ लिया तो फिर आप ये सोच लो कि आपके में यानी कि नॉन वाले बच्चों में और सोल में चुनौतियां पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र के जो भी वर्तमान में है वो किस चुनौतियों का सामना कर रहा है, ठीक है। और जो इसकी संरचना है, संरचना में ना बहुत मतलब 5 पार्ट हैं इसके, वो हम आगे देखेंगे। और उस 5 पार्ट में से ना एक आपका शॉर्ट नोट में आता है, किसमें, शॉर्ट नोट में। तो अभी हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इससे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। तो भूमिका हम समझेंगे। जो हमारा संयुक्त राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय गलत लिख गया है, राष्ट्र है, ठीक है। जो हमारा संयुक्त राष्ट्रीय है यानी कि यूएन है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी जो स्थापना है 1945 में हुई थी। अभी जो है इसमें 193 देश शामिल हैं। भविष्य में कभी युद्ध ना हो इसीलिए इसको बनाया गया था, यानी कि इसका मेन उद्देश्य है कि भविष्य में होने वाले युद्धों को रोकना और वैश्विक शांति की स्थापना करना। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन हम जानते हैं, इसका इतिहास जान लेते हैं कि आखिरकार जो इसकी स्थापना हुई थी, आखिरकार क्यों यूनाइटेड नेशन बना। क्योंकि उससे पहले भी कोई ना कोई अप्रोच रही होगी। जो हमारी इससे पहले अप्रोच थी वो क्या थी, लीग ऑफ नेशन की थी, है ना। आपको पता होगा जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था या ख़त्म हुआ था तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी ताकि भविष्य में कभी दूसरा युद्ध ना हो। लेकिन हुआ क्या, हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये जाहिर सी बात है कि ये असफल हो गया। तो इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसी का दूसरा नाम है, या आप ये बोल सकते हो कि इस लीग ऑफ नेशन का ही उत्तराधिकारी था यूएन, जिसे हम पढ़ते हैं यूनाइटेड नेशन। और ये बड़ी ही मतलब कड़ी तरीके से इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, वही लिखा है कि लीग ऑफ नेशन का गठन जो है पहले विश्व युद्ध के बाद हुआ। इसका भी मुख्य उद्देश्य वही है। गठन इसका 1919 में हुआ था। मुख्यालय इसका लंदन में है और ये असफल रहा। इसी के अप्रोच को बाद में हमने यूएन में कन्वर्ट किया, यानी कि यूनाइटेड नेशन में, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। अब हम जान लेते हैं बेसिकली इसके उद्देश्य है। यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी हुई है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैम हेडिंग है इसके अंदर हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। पहली बात तो मैं आपको इसमें वीडियो के अंदर बता रही हूँ कि आपको क्या लिखना है। सेकेंड चीज़, जिन भी बच्चों को नहीं पता मैं आपको बता देती हूँ, जब पेपर आपका एग्जाम टाइम होता है ना तो उससे पहले हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं ना उसकी आंसर राइटिंग आपको मिलती है। 5 या 6 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग मिलती है जिसमें हम आपको आंसर लिख के देते हैं। तो उसके अंदर आपको ना इसके जो भी आपको लाइनें लिखनी है वो मिल जाएगी। तो बेसिकली इसका पहला उद्देश्य ये है युद्ध को रोकना। यूएन की स्थापना ही इसलिए की गई थी कि ताकि युद्ध को रोका जाए और भविष्य में कभी भी युद्ध ना हो, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। और जब अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर पीस की स्थापना होगी तो कैसे होगी, कुछ कानून बनेंगे तो उनको पालन करवाना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कानून है उनका पालन करवाना, साथ ही साथ सतत विकास को बढ़ावा देना, यानी कि जो विकास है उसको बढ़ावा देना। सतत का मतलब क्या होता है, सतत विकास का मतलब आप ध्यान से समझना, सतत विकास का मतलब ये होता है एक ऐसा विकास, यानी कि ऐसा विकास करना
जिसमें हम अपने आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधन को बचा के रखें। किसको? संसाधन को बचा के रखें। किसके लिए? फ्यूचर में आने वाली पीढ़ी के लिए। यानी कि हमारी जो प्रेजेंट की ज़रूरतें हैं, प्रेजेंट की जो हमारी नीड्स हैं, उस नीड्स को, उस ज़रूरतों को हम ऐसे फुलफिल करें ताकि जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है वो भी उस चीज़ का लाभ उठा पाए। लाइक आप यहाँ पे समझो वाटर है, आपको पता है वाटर की ज़रूरत हर घर में है, हर इंसान को है। अब ऐसा नहीं कि भाई हमें यहीं पे सारा वाटर अपने प्रेजेंट में ख़त्म कर देना है। हमें, क्योंकि पानी भी संसाधन है, हमें पानी का यूज़ ऐसे करना है ताकि आने वाली जो फ्यूचर में, जो हमारी भविष्य में आने वाली पीढ़ी है, उनकी भी ज़रूरतें पूरी हो। तो यही होता है सतत विकास, जिसमें हम भविष्य में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको ध्यान में रख कर के प्रेजेंट में विकास करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका सतत विकास। उसके अलावा ये आपका रह गया था मानव अधिकारों की रक्षा करना। इसके अंदर बस यही है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होगा तो कहीं ना कहीं जो मानव के अधिकार है उनका हनन होगा, मानव के अधिकार उनसे छीन लिए जाएंगे। तो मानव के अधिकारों की रक्षा करना, इंटरनेशनल लेवल पर शांति और सुरक्षा को कायम रखना, सतत विकास को बढ़ावा देना और इंटरनेशनल लेवल के जो कानून हैं उनको बना के रखना, उनका पालन करवाना, विश्व के सभी देशों के बीच शांति और आपसी समझ विकसित करना कि दो मतलब सारे ही जो भी राष्ट्र हैं उनके आपस में उनके बीच में विश्वास रहे। अब हम जान लेते हैं यहाँ पे अंग, यूएनओ के जो अंग है, यूएनओ के बेसिकली 6 अंग है, जिसमें से एक अंग ऐसा है जो अभी वर्किंग में नहीं है, जिसको निलंबन कर दिया गया है, यानी कि बर्खास्त बोल सकते हैं या मतलब खत्म बोल सकते हैं, लाइक डिस्ट्रॉय, खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो यूएनओ के 6 अंग है, जिसमें से एक को खत्म कर दिया है, बचे हैं 5, लेकिन हमें 6 के 6 पढ़ने हैं। ये जो 6 आप देख रहे हो, आपसे जो शॉर्ट नोट में पूछेगा वो महासभा पूछ सकता है, सुरक्षा परिषद पूछ सकता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूछ सकता है, न्यायालय, और ये संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो आप ये समझो जो 4th और 6th पे लिखा है, बहुत कम चांसेस है कि वो आपसे पूछेगा। शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन जरूर आता है, अगर शॉर्ट में आ गया तो लॉन्ग में नहीं आएगा, और लॉन्ग में आ गया तो शॉर्ट में नहीं आएगा, और लॉन्ग में पूछ लेगा तो पूरा लपेट लेगा आपको, यानी कि पूरा अंग पूछेगा कि सारा का सारा बताना है। ठीक है, शॉर्ट में पूछेगा तो एक पूछेगा, लॉन्ग में पूछेगा तो सारा पूछेगा कि यूएनओ के अंग बताओ, साथ ही इसके उद्देश्य या जो भी इसने अचीवमेंट अभी तक हासिल की है वो, इस टाइप से। क्योंकि आपको पता है कि 2 क्वेश्चन को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनता है बीए प्रोग्राम में या मतलब ग्रेजुएशन लेवल पर। तो हम एक एक करके यहाँ पर सारी जो इसके अंग हैं यानी कि इसके जो पार्ट्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। पहला है संयुक्त राष्ट्रीय महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा, महासभा संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग है। देखो, समझने के लिए ना, आप उस चीज को मैं समझाने के लिए ना कंपेयर करती हूँ। जैसे संसद है, संसद आपको पता है ना 3 चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जैसे राष्ट्रपति मेन होता है ना, सेम उसी प्रकार से वहां पे महासभा, महासभा मतलब लोग मेन होती है, सॉरी महासभा नहीं, आप ऐसा समझो। जैसे संसद है, संसद में हो गया एक जगह लोकसभा, राज्यसभा, जैसे ये सभा मेन है ना, वैसे ही वहां पे ये महासभा मेन है। ठीक है, महासभा समझने वाली बात है, रियल में कंपेयर मत करना। ठीक है, कभी कमेंट करो कि मैम आपने ऐसा बताया, गलत बताया, जो भी है, समझाने के लिए बस बता रही हूँ। ठीक है, महासभा संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बहस के लिए एक मंच प्रदान करता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, आप ना एक काम करना, गूगल पे एक बार लिखना संयुक्त राष्ट्र महासभा और उसकी इमेज जाके देखना एक बार। मैं यहाँ पे इमेज यहाँ पे मैं ऐड करना भूल गई हूँ, एक बार इमेज देखना, आपको पता लग जाएगा। जैसे हमारे संसद होता है ना कि बैठने के लिए पूरा मतलब सब कुछ एकदम फुल तरीके से रहता है, बैठने वगैरह के लिए सही से एक टाइप का मंच होता है जहाँ पे लोग अपना भाषण देते हैं, बात करते हैं, स्पीकर होता है, लोकसभा में मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर। तो सेम ऐसे ही महासभा होती है संयुक्त राष्ट्र की। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। जैसे हमारी संसद है, संसद में क्या है कि तीनों हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। तो सेम इसको लघु संसद यानी कि मिनी संसद भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके कार्य के। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर शांति सुरक्षा को बनाए रखना और विचार विमर्श करना और सुझाव देना इसका काम है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बढ़ावा देना इसका काम है।
साथ ही साथ आर्थिक स्तर, आर्थिक रूप से देखा जाए, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक, राजनीतिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सभी देशों के बीच में सहभागिता बढ़ाता है। यानी कि उनको कहीं ना कहीं अवेयर करता है और मोटिव करता है। किस चीज़ के लिए? आर्थिक स्थिति के लिए, उनकी उनकी राजनीतिक स्थिति के लिए, सामाजिक स्थिति के लिए और स्वास्थ्य की स्थिति के लिए। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, वही कि मित्र यानी फ्रेंड से रिलेट कर लो, जैसे है ना कि रिलेट, आप ये समझ के चलो कि जैसे मोटिवेट करना कि सभी देश आपस में मतलब फ्रेंड है, तो मैत्रीपूर्ण संबंधों को, उनके रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए उनको मोटिवेट करता है। सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं, क्या अस्थायी, अभी आगे आप समझेंगे। सुरक्षा परिषद जो है इसमें 2 टाइप के सदस्य होते हैं। पहला तो होता है आपका स्थायी और दूसरा होता है आपका अस्थायी। तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका चयन करता है। साथ ही साथ आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का भी चयन करता है। अभी आपको पता है ना, अभी हमने अंग आपने पढ़ा होगा, तो ये भी अंग है इसके, परिषद, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, और अभी हमने वो न्यायालय देखा था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसमें कहीं ना उनके चयन करने, मतलब उनका जो चुनाव होता है उसमें मेन भूमिका होती है इसकी छोटी संसद यानी लघु संसद, इट मीन्स महासभा की। ठीक है। तो अस्थायी सदस्यों का चयन करता है और जो आर्थिक सामाजिक परिषद है उसके सदस्यों का चयन करता है, और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कोर्ट होता है उनके न्यायाधीशों का भी चुनाव यही करवाता है और करता है। ठीक है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश से महासचिव को भी नियुक्त यही करता है। तो मतलब इसके बहुत सारे कार्य हैं। बेसिकली आप एक यहाँ पे लिख सकते हो चुनाव की प्रक्रिया या चयन की प्रक्रिया, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, चयन की प्रक्रिया या चुनाव की प्रक्रिया, जिसमें आपको ये चारों चीजें उसमें बतानी है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी और आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के तो न्यायाधीश ही होते हैं, तो इसमें कोई आपको लिखने में या याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब इंटरनेशनल लेवल के जो कोर्ट होते हैं उनके जो न्यायाधीश हैं उनको चुनता है, और सुरक्षा परिषद की सिफारिश से महासचिव को चुनता है। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की जो घोषणा है ना, यानी कि इसकी जो मतलब स्थापना की जो घोषणा करना होता है वो 1945 में कर दी गई थी कि इसकी स्थापना की जाएगी। मीन्स ये घोषणा की गई थी कब? 1945 में। बोला गया था कि 1946 में इसकी स्थापना कर दी जाएगी, और 1946 में इसकी स्थापना कर दी, तो 2 अलग चीजें हैं। अब इस सुरक्षा परिषद जो है ना, इसमें 15 देश शामिल होते हैं, 10 आपके अस्थायी होते हैं, 5 आपके स्थायी होते हैं। याद करने की ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फेसर से आप याद रख सकते हो। आपका फेस है, फेस से याद रखो। फेस है ना आपका FACER। ठीक है। यहाँ पे देखो फ्रांस, अमेरिका, चाइना या चीन, रसिया, रूस। अब आपका ये रह गया ई को रिप्लेस कर लो आप लोग बी से, या तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग, मतलब थोड़ा ट्रिक से बता रही हूँ। फेसर और ई को रिप्लेस कर लेना बी से, बी फॉर ब्रिटेन। ठीक है। या तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो ABC, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, ABC लाइन से हो गया, और जो बच गया, कौन बच गया? रूस बच गया और फ्रांस बच गया, FR या RFABC, ऐसे याद कर लो, जैसा आपको जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप याद कर सकते हो इसको। ठीक है। लिखोगे तो अच्छी बात है, याद भी रहेगा माइंड में। फेसर से फ्रांस, अमेरिका, चाइना, ई को रिप्लेस करना है बी से यानी कि ब्रिटेन, और आर से क्या है? आर से है आपका रूस। अब एक बार कमेंट में आप मुझे ये 5 के नाम लिख के बताना। ठीक है। याद करके लिखना कि हाँ याद करके लिखिए, देख के मत लिखना। उसके बाद देखिए जो अस्थायी देश होते हैं, कितने होते हैं? 10 देश होते हैं अस्थायी। उनका जो कार्यकाल होता है वो 2 सालों का होता है। स्थायी देश के पास वीटो की पावर होती है। जो 5 देश मैंने आपको बताया उनके पास वीटो की पावर होती है। वीटो की पावर का मतलब ये होता है, मान लो कि महासभा के अंदर कोई भी कानून आया, मतलब बनने के लिए कि ये कानून बनेगा। अब ये जो आपके देश हैं, ठीक है, FACBR लिख देती हूँ। ठीक है। ये देश आए आपके। अब मान लो यहाँ पे सबने तो इसको मंजूरी दे दी, A ने, B ने, इसने भी दे दी, और 10 के 10 देशों ने भी मंजूरी दे दी। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रिटेन बोल देता है, कि नहीं ये नहीं बनेगा, तो यानी कि उसने अपने वीटो की पावर यूज कर ली।
यानी कि वीटो की पावर का मतलब ये आप बेसिकली समझो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पावर होती है उनके पास, जो वो यूज़ कर ले एक बार तो वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब 5 देशों के पास ही ये पावर है। तो अगर ब्रिटेन ने बोल दिया कि नहीं बनेगा तो इसका मतलब वो कानून नहीं बनेगा। और अब तक सबसे ज़्यादा वीटो की पावर किसने यूज़ करी है, मुझे कमेंट करके आप लोग बताना। देखती हूँ कितने बच्चों को इसके बारे में नॉलेज है ना। उसके बाद हम कार्य पढ़ लेते हैं। सुरक्षा परिषद को आर्थिक और सैनिक कार्यवाही करने का अधिकार देता है और नए राष्ट्रीय को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करता है। यानी कि जो नए राष्ट्र बनते हैं, नए नए जो राष्ट्र बन गए या कोई नया राष्ट्र इसके अंदर शामिल हुआ तो उनको उसकी मेंबरशिप देना। महासचिव का चयन करता है, यानी कि आपको भी मैंने बताया था ना महासचिव का चयन में कौन कौन हिस्सा लेता है। एक तो अभी पढ़ाया था ऊपर महासभा, दूसरा ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सुरक्षा परिषद। तो ये दोनों ही चीज। और इंटरनेशनल न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। मतलब ये लोग साथ में मिलकर ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा है हमारा संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग प्रदान करना। यानी कि सभी क्षेत्र में, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जितना भी हो सके सभी देशों को आर्थिक रूप से मदद करना, उनके समाज में उनका सहयोग करना, उनकी सामाजिक स्थिति को अच्छा करना और विकास के कार्यक्रम में भी उनकी सहायता करता है। कौन करता है? संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक परिषद। नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे राष्ट्रीय नहीं आएगा, राष्ट्र आएगा। ये तो आपको पता है यूएन है, संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक। आर्थिक और सामाजिक है तो क्या करेगा? आर्थिक और समाज के ही मुद्दों पर, मतलब जितने भी देश इसमें शामिल हैं उनके आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर ही उनकी सहायता करेगा और उनको विकास के लिए क्या करेगा? बढ़ावा देगा और सतत विकास उनके देशों में करवाएगा और उनके संग मतलब डेवलप, मान लो कि डेवलपमेंट की ओर ध्यान देता है। इसके अंदर जो है टोटल 54 देश शामिल रहते हैं। हर साल 1/3 सीटों पर चुनाव होता है। 1/3 सीट देखा जाए तो 18 सीटों पर हर साल चुनाव होता है और हर साल 18 मतलब नए मेंबर इसमें जुड़ते हैं और 18 निकलते हैं इसमें से। एक सदस्य 3 साल तक काम करता है। सॉरी, 1 साल, अब बोल दिया ना गलती से, 1 साल नहीं 3 साल तक। जैसे 5 साल की सरकार होती है ना, सेम इसमें 3 साल का कार्यकाल होता है। जैसे मान लो कि भारत को एक बार इसमें चुन लिया गया, सपोज करके चलो 54 सीटों पे 1/3, अब इसमें भारत है ना, तो टोटल 18 मतलब नए मेंबर आए, ठीक है। अब इसमें एक भारत शामिल है तो ये 3 साल तक इसके अंदर कार्य करेगा, 3 साल तक कार्य करेगा। लेकिन जो, क्योंकि अब ये मान लो 2024 में ऐड हुआ है तो इसका कार्यकाल कितना है भारत का? 2024 से लेकर 2027 का हुआ। अब कोई ऐसा होगा कि 2023 से जुड़ा हो तो उसका तो 2000 कब खत्म होगा? 2026 में खत्म हो जाएगा। तो यानी कि हर साल 18 लोग मीन्स 18 जो देश हैं वो जुड़ते हैं और 18 उसमें से निकलते हैं। और हर एक जो देश है या जो हर एक सदस्य है 3 साल तक कार्य करता है। अब इसके बाद समझिए अगला, संयुक्त राष्ट्रीय न्याय परिषद। अभी फिलहाल में समझिए ये पेपर में नहीं आता है क्योंकि अभी इसका निलंबन कर दिया है, यानी कि इसको खत्म कर दिया है 1994 में। इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। इसको खत्म इसलिए कर दिया क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसका काम देख लो कि क्या है, यही इसका उद्देश्य है और यही इसका कार्य है, उन देशों की सुरक्षा करना या उन देशों की सुरक्षा और प्रशासन संबंधित दायित्व का निर्वहन करना जो द्वितीय यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी स्वतंत्र नहीं हो पाए थे। काफ़ी सारे देश थे जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी फ्रीडम मतलब फ्री नहीं हो पाए थे, स्वतंत्र नहीं हो पाए थे। लेकिन 1994 के बाद पूरे वर्ल्ड में ऐसा एक भी देश नहीं बचा कि जो स्वतंत्र नहीं हो पाया, सभी स्वतंत्र हो गए। तो फिर उसका काम खत्म हो गया और इसीलिए उसका निलंबन कर दिया। लेकिन अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो वो वापस आ भी सकता है, ये वाला जो परिषद है वो, ठीक है। अब अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो कोर्ट होती है, इंटरनेशनल कोर्ट बोल सकते हैं। वो स्थापना सेम उसी टाइम पर हुई थी। मुख्यालय थोड़ा अलग होता है, वो याद रखना। मुख्यालय इसका नीदरलैंड में है। काम करना शुरू इसने 1946 में किया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर राय देना। दो राष्ट्रों के मध्य मतलब दो देशों के बीच में कानूनी विवादों को हल करना। कभी आपने देखा होगा कि दो देशों के बीच में लड़ाई हो जाती है ना,
तो उसको सॉल्व कौन कराएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करवाएगा। अभी मान लो कि दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई हो जाए, तो हमारे देश में कौन है? सुप्रीम कोर्ट है ना, मतलब कोर्ट वगैरह होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है और हाई कोर्ट होता है, तो ये करवाते हैं सॉल्व। बट अगर किसी नेशनल मतलब नेशन के बीच में ही हो जाए, दो राष्ट्र के बीच में ही हो जाए, तो उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर कोर्ट होती है। कई बार आपने देखा होगा डैम के लिए लड़ाई होती है, या कश्मीर मुद्दे के लिए देख लो, या आप नदी वगैरह के लिए देख लो, किसी भी नदी के लिए, या जमीन की सीमा के लिए लड़ाई हो जाती है ना, तो वही चीज़ है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ना 15 न्यायाधीश शामिल होते हैं। जो 15 न्यायाधीश शामिल होते हैं वो कहाँ कहाँ से होते हैं, पहले ये समझो। 3 जो न्यायाधीश होते हैं वो अफ्रीका से होते हैं, 2 अमेरिका से होते हैं, 3 एशिया से होते हैं। एशिया में हमारा भारत भी शामिल है। 5 मेंबर जो है वो पश्चिमी यूरोप से और 2 मेंबर पूर्वी यूरोप से, टोटल हो गए 15। 3 साल कार्यकाल, 1/3 हर साल चुनाव। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, मान लो कि एक देश जुड़ गया है यहाँ पे, एक देश नहीं सॉरी, एक न्यायाधीश यहाँ पे जुड़ गया 1947, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, वैसा लेके मत समझना। तो ये कब तक काम करेगा? 1950 तक काम करेगा, तो इनका कार्यकाल फिर खत्म हो जाएगा। अब जो क्योंकि चुनाव जो है ना यहाँ पर हर साल होते हैं, क्योंकि कोई 1947 में जुड़ता है, कोई 1948 में जुड़ेगा, या कोई उससे पहले जुड़ जाएगा, मान लो 1946 में जुड़ गया, तो उसका कार्यकाल तो 1949 तक खत्म ही हो जाएगा ना आते आते। तो इसीलिए हर साल 1/3 मतलब जो 1/3 वो जज होते हैं या जो न्यायाधीश होते हैं उनका चुनाव होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन आता है चुनौतियों के ऊपर, क्योंकि अभी तक मैं 2 क्वेश्चन पेपर देख चुकी हूँ, उसमें आपकी चुनौतियाँ ही पूछी गई है कि वैश्वीकरण होते हुए भी जो अभी हमारा जो यूनाइटेड नेशन है वो किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आपका आता है। तो ये चुनौती जो है ना आपका पूरा यूनाइटेड नेशन की है, किसी भी पार्ट की नहीं है, पूरे नेशन की है। यूनाइटेड नेशन जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसकी। तो इसको थोड़ा आप ध्यान से समझना। यहाँ पे देखिए पहला है सैनिक शक्ति का अभाव। सैनिक शक्ति का अभाव का मतलब ये होता है कि जो यूनाइटेड नेशन है ना उसके पास कोई अपनी सेना नहीं है। जैसे भारत के पास अपनी सेना है, अमेरिका के पास अपनी सेना है, तो ऐसे यूनाइटेड नेशन के पास कोई अपनी सेना नहीं है। अब सेना नहीं है तो उसका कोई ज़्यादा कहना नहीं मानेगा। अभी कुछ भविष्य में युद्ध भी होगा, तो युद्ध को रोकने के लिए तो सेना जब है ही नहीं तो फिर युद्ध कौन रुकवाएगी। कई बार ऐसा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है, तो उनके पास कोई अपनी सेना नहीं है। तो पहली चुनौती तो उनकी ये है कि उनको अपनी सेना भी रखनी चाहिए। जैसे उनके पास आपको पता है न्यायाधीश हो गए, जज हो गए, तो उनको उनके पास अपनी नेशन अपनी वो सेना होनी चाहिए इसी टाइप से। और बार बार वीटो का दुरुपयोग, बार बार वीटो को जो 5 लोगों को शक्ति दी गई है, जिसमें से एक राष्ट्र ऐसा है यानी कि एक कंट्री ऐसी है जो बार बार वीटो की शक्ति का यूज करती है, वो बहुत ही बेकार चीज है। तो वीटो का जो है ना दुरुपयोग भी इसकी कहीं ना कहीं चुनौती है। मतलब एक वो कर देना चाहिए कि हाँ आप 1 साल में 3 बार वीटो का पावर यूज करोगे, या आपके पास टोटल इतना है, इस टाइप से उन्हें कुछ करना चाहिए। उसके बाद आतंकवाद। आतंकवाद तो अब सभी को पता है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी समाज का ही प्रॉब्लम हो, ये तो पूरा वर्ल्ड जो है, पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं वैश्वीकरण। पर्टिकुलर एक देश की बात नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम पूरे वर्ल्ड की बात पढ़ रहे हैं और वर्ल्ड की ही चुनौतियाँ देख रहे हैं। तो ये तो इसकी हो गई। और आतंकवाद वो हर जगह है, तो ये वर्ल्ड की ही चुनौती है देखा जाए तो। पर्यावरण मुद्दे जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है ना, और भी पेड़ इतने कट रहे हैं, और जैसे ओजोन लेयर हो गया, बहुत सारे पर्यावरण मुद्दे हैं, प्रदूषण हो गया आपका। तो काफ़ी सारे ऐसे मतलब मेन मुद्दे हैं जो इसकी चुनौतियां बनकर इनके सामने आ रही है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जो है इस पर कोई मतलब ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर रही है, प्रभावी ढंग से इस पर काम नहीं कर रही है। तीसरा है परमाणु अस्त्रों के प्रसार को नियंत्रित। अब देखिए आपको पता है आज के टाइम पे क्या है कि हर देश के पास बहुत ज़्यादा मतलब देखा जाए तो परमाणु अस्त्र हैं। अगर कभी रसिया का या अमेरिका का युद्ध होगा तो दोनों डरेंगे नहीं युद्ध करने से। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास भी बहुत ज़्यादा परमाणु शक्ति है, मिसाइल है बहुत ज़्यादा, और वहीं रसिया के पास भी है। तो इतना ज़्यादा परमाणु अस्त्र का मतलब वो निर्माण हो रहा है ना कि वो बहुत ज़्यादा लेवल पे, और वो अपने आप को सोच रहे हैं कि हाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा है।
तो हम किसी से नहीं डरेंगे। अब अमेरिका इस पे फेंक सकता है, ये इस पे फेंक सकता है। और फिर हमने क्या पढ़ा था, बैलेंस ऑफ पावर पढ़ा था ना, किस में पढ़ा था, जो हमारा एक और सब्जेक्ट अभी हमारा सेक का जो सब्जेक्ट है उसमें वो जो है संघर्ष, कन्फ्लिक्ट और पीस बिल्डिंग में मैंने आपको बताया था कि संघर्ष को रोकने का तरीका क्या है, दोनों की पावर को बैलेंस कर दो, दोनों की पावर को बैलेंस। अब अमेरिका और ये जो है अमेरिका रूस आपस में तो नहीं लड़ेंगे क्योंकि भाई दोनों के पास शक्ति है। अब अगर यहीं पे रूस और जापान की बात आ जाए तो जापान के पास कम परमाणु है, रूस के पास ज़्यादा है, तो रूस भाई चला भी देगी उसका, उनका भाई मान के चलो कि वो, क्योंकि उनके पास कमी नहीं है किसी भी चीज़ की, ना किसी मिसाइल की ना किसी भी चीज़ की, और जापान के पास इतना नहीं है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि ये भी इनकी चुनौती है कि इतने भी ज़्यादा मतलब परमाणु बम और ये सब नहीं होने चाहिए किसी देश के पास, तो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे ये लोग। उसके बाद है विकासशील देशों के आर्थिक एवं तकनीक विकास की चुनौती। जो विकासशील देश है जिसमें हमारा भारत शामिल है, अभी तो वो विकसित की श्रेणी में धीरे धीरे हमारा भारत आ रहा है, क्योंकि 80% देखा जाए तो आ भी चुका है, बट कहीं ना कहीं अभी भी विकासशील की ही श्रेणी में भारत को रखा गया है। तो इनका जो आर्थिक और तकनीकी विकास है वो भी कहीं ना कहीं एक चुनौती बनकर यूएन के सामने आ रहा है, यानी कि यूनाइटेड नेशन के सामने आ रहा है। ठीक है, जैसे जापान हो गया, कई सारी कंट्री ऐसी हैं जिनके देश में भी बहुत डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनके देश में डेवलपमेंट है ही नहीं। तो ये भी मतलब बहुत बड़ी चुनौती है यूएन के सामने, है ना, यूनाइटेड नेशन के सामने। तो यही आपका यूनिट जो 2 था, यूनिट 2 का पार्ट 1 था। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर आपसे पूछ ले कि जो यूएन के जो अंग है, क्या पूछ ले, यूएन के जो अंग है कितने अंग पढ़ाए हैं, 6, जिसमें से इम्पोर्टेंट है 5। किसी भी एक अंग के बारे में शॉर्ट नोट पूछ ले तो क्या लिख लोगे, बिल्कुल लिख लोगे, करवा दिया। चुनौतियां आपसे पूछता है, मैंने अभी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा तो उसमें मैंने देखा कि चुनौतियां आपसे पूछ रखा था, तो इसलिए मैंने ये डिस्कस करवा दिया कि हाँ ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि 2 पेपर में आया है तो 3rd में भी आ सकता है। इसके बाद ज़्यादा होगा तो संरचना पूछेगा, जो कि स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, वो आपको पार्ट्स ही लिखने हैं, और उद्देश्य पूछ लेगा, और कार्य, जो इसके कार्य है वही उसके उद्देश्य है, और इसकी अचीवमेंट पूछ लेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।